बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो से पहले आपने अध्याय नंबर 3 को पढ़ा। अध्याय 3 में आपने पढ़ा राजस्थानी शैली। और राजस्थानी शैली वह शैली है जो राजस्थान प्रदेश में, राजस्थान की धरा पर, राजस्थान की धरा के कोख से जिस शैली का जन्म हुआ उसे राजस्थानी शैली कहा गया था। राजस्थानी शैली का पहले नाम राजपूताना शैली था। राजपूताना शैली के नाम से सर्वप्रथम पुकारने वाले विद्वान आनंद कुमार स्वामी थे। उनका मत था कि राजस्थानी शैली का जो जन्म हुआ है वह राजपूत राजाओं के सानिध्य में जन्म हुआ है, उनकी शरण में हुआ है, इसलिए इस शैली को राजपूत शैली कह देना ठीक रहेगा। लेकिन आगे चलकर जब सीमा क्षेत्र या क्षेत्रगत आधार पर देखा गया तो ये इस तरह के जो चित्र बन रहे थे वो संपूर्ण राजस्थान में बनने के कारण सबसे पहले कर्नल टौर, मोतीचंद खजांची जैसे लोगों ने इसे राजस्थान कहा गया। और राजस्थान में जिस कला शैली का जन्म हुआ उसे राजस्थानी शैली कहा गया। राजस्थानी शैली का अध्ययन अपन ने 4 स्कूलों में किया है, 4 संभागों में किया है, जिनमें मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढाड़ में किया है। इनमें छोटी छोटी उपशैलियों का भी विकास हुआ था। ठीक है, इस प्रकार अपन ने राजस्थानी शैली के 4 शैलियाँ पढ़ी। 4 शैलियों के अलावा अन्य उपशैलियों को पढ़ा। और उपशैलियों में जैसे नाथद्वारा शैली पढ़ी, नाथद्वारा के अलावा अपन ने किशनगढ़ को पढ़ा, बीकानेर शैली को पढ़ा, बीकानेर के अलावा कोटा बूंदी को पढ़ा, जयपुर को पढ़ा। इस तरह से अपन ने उपशैलियों को भी पढ़ा। और उपशैलियों को पढ़ने के बाद अपन ने राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी। और विशेषताओं को पढ़ने के बाद राजस्थानी शैली के प्रसिद्ध चित्रों को पढ़ा। और राजस्थानी शैली के चित्रों को पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया था कि राजस्थानी जो शैली है उसका अंत 19वीं सदी में वैसे यहाँ पर अंग्रेज़ों के प्रभाव या अंग्रेजी प्रभाव के कारण समाप्त हुआ था या पतन हुआ था। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं कि पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली जो है वो कक्षा 12 का 4था अध्याय है। अपनी चित्रकला विषय का 4थे अध्याय में अपन पढ़ रहे हैं पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली वैसे तो राजस्थानी शैली का ही दूसरा भाग है, दूसरा रूप है, क्योंकि जो राजस्थानी शैली के राजपूत राजा थे वो राजपूत राजाओं पर जब मुग़लों ने आकर अधिकार जमाया तो उन राजपूत राजाओं में से कुछ राजाओं ने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और कुछ राजपूत राजाओं ने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जिन राजपूत राजाओं ने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया वो राजपूत राजा अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को, अपनी रियासत को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। और पहाड़ी क्षेत्रों में जब गए तो जाते वक्त अपने साथ चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को लेकर गए। वे जो चित्रकार जाने वाले थे उनके साथ वो राजस्थानी शैली को जानने वाले थे और कृष्ण भक्ति पूर्ण चित्रों का चित्रांकन करने वाले थे। वे कलाकार जब पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँचे तो पहाड़ी क्षेत्रों के नैसर्गिक वातावरण, सुरमय वातावरण, हिमाच्छादित वातावरण, वहाँ के शांत वातावरण से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्होंने उस वातावरण को अपने चित्रों में कृष्ण भक्ति के साथ शामिल कर लिया। और कृष्ण भक्ति के साथ शामिल करने के कारण उन चित्रों में बदलाव आ गया। बदलाव आने से एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ जिसको अपन ने पहाड़ी शैली के नाम से या जिसको पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। इस पहाड़ी शैली की प्रमुख 2 शैलियाँ हैं, कांगड़ा और वसोहली। इन शैलियों के अलावा अन्य उपशैलियाँ हैं जैसे कुल्लू है, मंडी है, गढ़वाल है, चंबा है और क्या नाम कश्मीर है, जम्मू है। इस तरह की उपशैलियाँ थी या अन्य प्रमुख केंद्र भी थे। ठीक है भाई, इस प्रकार अपन 4थे अध्याय में पहाड़ी शैली का अध्ययन कर रहे हैं। अब पहाड़ी शैली का सबसे पहले छोटा सा परिचय कि पहाड़ी शैली का जन्म कैसे हुआ। उस परिचय में अपन पढ़ते हैं राजस्थान के राजपूत राजाओं पर मुग़ल शासकों ने अधिकार जमा लिया। राजस्थान के राजपूत राजाओं में कुछ राजपूत राजा मुग़लों से आतंकित होकर पहाड़ी क्षेत्रों में जा बसे और कुछ राजपूत राजाओं ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली। जो राजपूत राजा पहाड़ी क्षेत्रों में गए वे अपने साथ चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को भी लेकर गए। वहाँ जाने वाले कलाकारों ने अपने चित्रों में पहाड़ी क्षेत्रों के नैसर्गिक वातावरण, अच्छे वातावरण को, नवीन वातावरण को, शांत वातावरण को, सुरमय वातावरण को, रसमय वातावरण को,
शामिल कर लिया, वातावरण को अपने चित्रों में शामिल किया, जिससे एक नई कला शैली का जन्म हुआ। उस नई कला शैली को पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। ठीक है भाई, पहाड़ी शैली का जन्म सर्वप्रथम गुलेर में हुआ। कौन सी शैली में हुआ? गुलेर में। प्रश्न आ सकता है कि पहाड़ी शैली का जन्म कौन सी शैली से हुआ? तो गुलेर शैली से हुआ। गुलेर एक यहाँ छोटी रियासत थी पहाड़ी क्षेत्रों में ही। वहाँ के राजा कला प्रेमी राजा थे और कला प्रेमी राजा होने के कारण वहाँ कला का विकास हुआ था। और सबसे प्राचीनतम शैलियों में वसवाली शैली रही है। प्रश्न आता है कि पहाड़ी शैली की कौन सी शैली सबसे प्राचीनतम शैलियों में रही है? वसवाली शैली रही है। पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्रों में कांगड़ा, वसवाली प्रमुख रहे हैं। इन केंद्रों के अलावा पहाड़ी शैली में कुल्लू, मंडी, चंबा, जम्मू, गढ़वाल, कश्मीर आदि प्रमुख उपशैलियाँ रही या प्रमुख केंद्र रहे हैं। लेकिन कलात्मक दृष्टि से कांगड़ा शैली और वसवाली शैली का ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन दोनों को फिर अपन अलग अलग चलकर पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कांगड़ा शैली को। वैसे आपको व्यावहारिक तौर पर या एक साधारण तौर पर बता दूं कि कांगड़ा शैली है, उसमें राजा संसार चंद्र का नाम सर्वोपरि आता है, जिसके काल को ही कांगड़ा शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और राजा संसार चंद्र को कांगड़ा शैली का संस्थापक कहा जाता है। राजा संसार चंद्र चित्रकला प्रेमी के साथ साथ एक सामंती स्वभाव का व्यक्ति था और सामंती स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण उसके 3 पत्नियां थीं और 3 पत्नी होने के बाद भी वो एक गडरिया बाला नोरबू के प्रेम जाल में फंस गए। और प्रेम जाल में जब फंसे तो पड़ोसी राजा रणजीत सिंह के हाथों पराजित हो गए। और पराजित हो जाने के बाद राजा संसार चंद्र ने अपने आप को नादौन के किलों में रख लिया और रखने के अपने प्रियसी के साथ रहने लगा। और प्रियसी के साथ रहने के बाद वहाँ अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्रों में प्रेम लीला के चित्रों को अधिक चित्रित करवाया। इसलिए कांगड़ा शैली में एक तो स्त्री आकृति सुंदर बनाई गई और दूसरा यहाँ का चित्रित विषय प्रेम रहा है। प्रश्नों में आता है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रित विषय क्या रहा? प्रेम से संबंधित चित्रित विषय रहा है। तो अपन पढ़ते हैं अब कांगड़ा शैली। हिमालय के पश्चिम भूभाग में प्रश्न आ सकता है कि कांगड़ा कौन से क्षेत्र में है? हिमालय के पश्चिम भूभाग में स्थित है। अनेक रियासतों में कांगड़ा का विशेष महत्व रहा है। कांगड़ा में कटोच राजवंश के शासन का नाम प्रमुख है, यद्यपि अन्य अनेक राजवंशों का शासन भी रहा। कटोच राजवंश में अनेक यशस्वी राजा हुए। यशस्वी का मतलब ऊंचाइयों को छूने वाले राजा पैदा हुए। उन्हें राजा संसार चंद्र का नाम सर्वोपरि है। उनमें आएगा यहाँ उन्हें के स्थान पर भाई राजा संसार चंद्र का नाम सर्वोपरि है। राजा संसार चंद्र ने कांगड़ा तथा वहाँ के अन्य रियासतों पर पर लंबे समय तक शासन किया। कांगड़ा शैली के विकास में कांगड़ा के शासक राजा घमंडचंद की मुख्य भूमिका रही। राजा घमंडचंद कला प्रेमी तथा प्रतिभाओं को सम्मान देने वाला राजा था, प्रदान करने वाला शासक था। इन्होंने अपने दरबार में आसपास के आए अनेक चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। किसने? घमंडचंद ने। ये राजा संसार चंद से पहले का राजा है। इस काल में बाहर से आए चित्रकारों में वसवाली के वो आए चित्रकार और गुलेर क्षेत्र से चित्रकार अधिक आए। इन कलाकारों ने कांगड़ा शैली को श्रेष्ठतर गुणवत्ता युक्त शैली में परिवर्तित करने का कार्य किया। इसमें यहाँ के सुरमय पहाड़ी प्रकृति ने कला को अधिक रुचिपूर्ण बना दिया था। मैंने आपको बताया था पहाड़ी क्षेत्रों का जो सुरमय वातावरण था, शांत वातावरण था, उसने इस शैली को और रुचिपूर्ण बना दिया। यहाँ की शैली में स्थानीय कला तत्वों को समाहित करने का कार्य वसवाली से आए चित्रकारों ने भली भांति किया। ठीक है भाई। आगे कांगड़ा शैली के परवर्ती काल में मुगल चित्रकारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। परवर्ती का मतलब बदलते हुए समय में, आगे चलकर उत्तर काल में। किंतु यहाँ के आरंभिक काल के चित्रों से सहज ही जान पड़ता है, मतलब यहाँ के जो पहले प्रारंभिक काल थे उनसे पता चलता है कि इन चित्रों की प्रेरणा व आधार यहाँ के भित्ति चित्र रहे। उनका पता चलता है, सहज ही जान पड़ता है कि इन चित्रों की प्रेरणा या वह आधार यहाँ के भित्ति चित्र रहे हैं।
यह शैली अपनी स्वयं की पहचान लिए हुए है। वाचस्पति का पूरा नाम है गौरेला वाचस्पति के अनुसार कांगड़ा शैली के चित्र भित्ति चित्रों के छोटे रूप रहे हैं। प्रश्न आता है कि कांगड़ा शैली के चित्र भित्ति चित्रों के छोटे रूप रहे हैं, किसने कहा? तो गौरेला वाचस्पति ने कहा है। इस शैली में नारी जीवन की अभिव्यक्ति, इसकी मार्मिक पृष्ठभूमि तथा उच्च आदर्शवादिता का समावेश राजपूत शैली के प्रभाव से ही हुआ है। वसवली व गुलेर क्षेत्रों से आए चित्रकार पूर्व में भी चित्रों का निर्माण कर रहे थे तथा अपने चित्रों में स्थानीय कला तत्वों को ठेठ कहते हैं अपने जैसे देशज या मतलब लोक कला जैसे ठेठ देसीपन प्रयोग में ला रहे थे। आगे चलकर यही स्थानीय कला तत्व मुगलिया प्रभाव के साथ परिष्कृत अवस्था में कांगड़ा शैली में प्रयुक्त हुए। राजा संसार चंद्र को कलाओं से विशेष लगाव रहा। मैंने आपको बताया राजा संसार चंद्र का समय है जो कांगड़ा शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। चरमोत्कर्ष पर इसी ने पहुंचाया था और ये कांगड़ा शैली के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। कौन? राजा संसार चंद्र को कलाओं में विशेष लगाव रहा, लेकिन इसकी एक कमी थी कि ये मतलब क्या है, 3 पत्नियां होने के बावजूद भी चौथी गडरिया वाला नूरबू के प्रेम जाल में फंस गए थे। इस कारण ये मतलब पड़ोसी राजा रणजीत सिंह के हाथों पराजित हुए और पराजित होने के बाद इनके जैसे ही मतलब इनके बाद में कांगड़ा शैली पतन की ओर मुड़ गई थी। इसकी पुष्टि अंग्रेज यात्री ने की है। मतलब कि राजा संसार चंद्र की कला में विशेष रुचि होने की जो पुष्टि है वो कहाँ से होती है? पुष्टि अंग्रेज यात्री ने की थी। इन्होंने अपने इस संस्मरण में लिखा है, अंग्रेज यात्री ने अपने संस्मरण में लिखा है कि राजा संसार चंद्र के दरबार में इस समय भी कई चित्रकार कार्य कर रहे थे। राजा को चित्रकला से बहुत प्रेम था, उसके पास चित्रों का एक विशाल संग्रह था। इससे पुष्टि होती है कि राजा संसार चंद्र एक कला प्रेमी शासक था। फिर आते हैं कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्र, अर्थात कांगड़ा शैली में कहाँ कहाँ के कलाकार आए। प्रश्न बन सकता है ये कि कांगड़ा शैली में कौन कौन सी जगह के कलाकार शामिल हुए, या यूँ भी प्रश्न बन सकता है कांगड़ा शैली के अन्य प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे। तो उनमें अपन पढ़ते हैं कांगड़ा शैली के चित्रकारों के प्रमुख केंद्रों में गुलेर, नूरपुर, तीरा सुजानपुर और नादौन के कलाकार रहे। कांगड़ा शैली के चित्रकारों के नाम आते हैं। प्रश्न आता है कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे। तो कांगड़ा शैली के चित्रकारों के वैसे पहाड़ी शैली के चित्रकारों के नाम कम ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी कांगड़ा शैली के जो नाम हैं उनमें फत्तू, परखू, खुसाला और नैनसुख आदि प्रमुख कलाकार रहे हैं। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार हो गए। कांगड़ा के राजा संसार चंद्र की मृत्यु के पश्चात यहाँ की चित्रशैली की अनुपम धारा मंद पड़ गई। मतलब कांगड़ा शैली का जो राजा संसार चंद्र था, उस संसार चंद्र की मृत्यु जैसे होती है तो मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ जो चित्रण परंपरा चल रही थी उसकी धारा हल्की पड़ गई, मंद पड़ गई थी। उसके बाद कांगड़ा का शासक राजा अनिरुद्ध गद्दी पर बैठा, किंतु राजा अनिरुद्ध राजनीतिक उथल पुथल से दुखी रहा। मतलब इसके शासनकाल में राजनीतिक उथल पुथल ज़्यादा चलते ही रहे और ज़्यादा चलने के कारण आदमी दुखी हो जाता है, तो ये दुखी था। पारिवारिक उठक पटक में तथा अन्य रियासतों के दबाव में रहा। ये कौन? राजा अनिरुद्ध, जिसमें कला व कलाकारों को उचित संरक्षण प्रदान न कर पाया। मतलब उचित संरक्षण नहीं दे सका अनिरुद्ध। किसके बाद गद्दी पर बैठा? राजा संसार चंद्र के बाद। अंग्रेज यात्री विजन ने लिखा है किसके बारे में? ये अनिरुद्ध के बारे में, कि राजा अनिरुद्ध ने क्या किया। राजा अनिरुद्ध ने अपनी समस्त बहुमूल्य वस्तुएं सतलज की ओर भेज दी थी। अर्थात ये परेशान होने के कारण इसने अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को बचाने की दृष्टि से सतलज की ओर भेज दी थी तथा अनेक चित्र अपने बहनों को भेंट स्वरूप गढ़वाल भिजवा दिए थे। तो निश्चित है कि ऐसी स्थिति हो गई तो कांगड़ा शैली का क्या होना है? पतन होना है। कांगड़ा रियासत अपने अंतिम काल में सिखों के अधीन रही और वही सिख आएगा, सिखों के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गई। और 1905 में कांगड़ा में आए भूकंप, 1905 में एक प्राकृतिक भूचाल आ गया और उस भूचाल के आने पर कांगड़ा में मतलब कांगड़ा जो राज्य है वो तहस-नहस हो गया और जीवन और कला को अद्वितीय क्षति हुई और कांगड़ा का कला का पतन हो गया।
इसके बाद पढ़ते हैं अपन कांगड़ा शैली में कौन कौन से विषय बने, चित्रित विषय क्या रहे। मैंने आपको बता दिया कांगड़ा में जो राजा थे वो राजपूत राजा थे, और वो राजपूत राजा वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय थे, राजस्थान से ही गए हुए राजा थे, राजस्थानी शैली के राजा थे, इसलिए उनका वैसे चित्रण विषय मुख्य रूप से तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित रहा है, लेकिन राजाओं के अनुरूप हुआ और वहाँ के क्षेत्र के आधार पर हुआ। तो कांगड़ा शैली में धार्मिक चित्र बहुतायत से बने, कांगड़ा के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी रहे तथा सामान्य जनमानस भी वैष्णव धर्म के प्रति अगाध आस्था रखता था। मतलब निश्चित है कि जैसा राजा वैसी प्रजा होना स्वाभाविक ही है, तो राजा किसके अनुयायी था? वैष्णव धर्म का, इसलिए जन सामान्य भी किसका अनुयायी हो जाएगा? वैष्णव धर्म का। इस कारण यहाँ चित्रकार भक्ति काव्य तथा रीति काव्य से प्रभावित होकर कृष्ण और राधा को नायक नायिका के रूप में चित्रित करने लगे। यहाँ के जो चित्रकार थे उन्होंने भक्ति काव्य और रीति काव्य से प्रभावित होकर कृष्ण भक्ति के चित्र बनाए, जिनमें कृष्ण राधा को नायक नायिका के रूप में चित्रित करने लगे। कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं के चित्रण के अतिरिक्त अनेक पौराणिक व धार्मिक विषयों को चित्रित किया, जिनमें रामायण, हमीरहट, महाभारत, नल दमयंती, शिव व पार्वती विषयक चित्रण प्रमुख है। बिहारी तथा केशवदास की रचनाओं पर आधारित चित्र भी कांगड़ा शैली में किया गया, जिनमें भानुदत्त की रसिक प्रिया, बिहारी सतसई प्रमुख विषय रहे। इस शैली में प्रेम के चित्र अधिक बने। क्यों बने? क्योंकि राजा कृष्ण नहीं, राजा संसार चंद्र क्या एक सामंती स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने समय कृष्ण की प्रेम लीलाओं के चित्र अधिक बनवाए, इसलिए इसके समय प्रेम लीलाओं के चित्र अधिक बने। कांगड़ा शैली में नायिका भेद के चित्र कलाकारों ने बनाए, जिनमें साहित्य में नायिकाओं को 8 प्रकार की बताया गया है। प्रश्न आता है कि नायिकाएं कितने प्रकार की हैं? 8 प्रकार की। वो नायिकाओं में 8 प्रकार में जैसे स्वाधीन पतिका पहली, उत्का दूसरी, वासक सज्जा और अभिसंधिता, खंडिता, प्रोसित पतिका, विप्रलब्धा, अभिसारिका। चित्रकारों ने सभी प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया। ठीक है, अभी इस प्रकार के जो चित्र हैं उन चित्रों में अपने यहाँ 2 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है या चित्र बनाया गया है। जैसे वासक सज्जा वाली नायिका, वासक सज्जा वाली नायिका वह होती है जो अपने प्रियतम के लिए सज संवर कर बैठी होती है, उसे कहते हैं वासक सज्जा वाली नायिका। और जैसे खंडिता नायिका वह होती है जो अपने प्रियतम के इंतजार में सारे अपने अरमानों को खंडित कर लेती है, वह कहलाती है खंडिता नायिका। ठीक है भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा 12 मासा का चित्रण कांगड़ा शैली में हुआ, और 12 मासा चित्रण विषय तो वैसे राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली का प्रमुख चित्रित विषय है। 12 मासा होता है 12 महीनों का चित्रांकन, लेकिन वो 12 महीने जैसे अपने यहाँ 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों का चित्रांकन मतलब प्रतीकात्मक ढंग से राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली में किया है। तो कांगड़ा शैली में भी प्रतीकात्मक ढंग से चित्रित किया, जिनमें कृष्ण को पुरुष, राधा को आत्मा का रूप मानकर चित्रित किया, आत्मा यानी प्रकृति के रूप में माना। इनके अलावा राग रागनी का चित्रांकन किया। राग रागनी मैं बार बार बता चुका हूँ तुमको कि राग रागनी संगीत शास्त्र में होती हैं, उनको अपने कलाकार ने प्रतीकात्मक ढंग से अपने चित्रों में उतार लिया है। दरबारी विषयों के चित्र या व्यक्तियों के चित्रण भी हुआ, कांगड़ा शैली में चित्रित विषय रहे हैं। इसके बाद आता है कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रित विषयों में विशेषता। कांगड़ा शैली की प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 पर आती है जैसे पात्र चित्रण। पात्र चित्रण का मतलब होता है आकृतियों को किस प्रकार का चित्रित किया गया। कांगड़ा शैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना उसका नायक नायिका की आकृति रचनाएं हैं, जिसमें नायिका का चित्रण में स्त्री स्वरूप को बहुत ही सुंदरता के साथ लयात्मक, घुमावदार, सुडौल, लता के समान कमनीय, कृष्णकाय शरीर वाली, धनुषाकार आंखों वाली, आदर्श एवं मर्यादित रूप में चित्रित किया है। इस प्रकार का पात्र चित्रण कांगड़ा शैली में हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। ये इसीलिए कहा जाता है कांगड़ा शैली में जो स्त्री आकृतियों के चित्रण हुआ है, जैसे कि राजस्थानी शैली में जो चित्रांकन किशनगढ़ शैली में हुआ है, उसी प्रकार स्त्री आकृतियों का चित्रांकन कांगड़ा शैली में भी हुआ है। रंगों में दूसरी विशेषता आती है। कांगड़ा शैली के चित्रों में रंग अत्यंत मधुरता के साथ अपनी विशुद्धता को लिए हुए हैं। प्रारंभिक चित्र में चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ, लेकिन बाद में मुगल प्रभाव के कारण सूफियानापन आ गया था।
ठीक है भाई। तीसरी विशेषता आती है हाशिए। हाशिए में अपन पढ़ते हैं, हाशिए मैंने आपको कई बार बता दिया कि मुख्य रूप से जो चित्र बनाए जाते हैं वसली पर, वसली होता है कागज़, उस चित्र को जो बनाया जाता है तो चित्र के चारों तरफ जो बाउंड्री के अलावा भाग छोड़ दिया जाता है उसे हाशिए कहा जाता है। और उन हाशियों पे मुगल काल में या लघु चित्रों में का कुछ लिपियाँ भी लिखी जाती थी और लाल पीले वर्णों के द्वारा वो बनाए जाते थे। तो कांगड़ा शैली के चित्रों में चारों तरफ हाशिए बनाए गए जिनमें लाल पीला रंग भरा गया और हाशिए में टाकरी लिपि में आलेखन प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? अब ये प्रश्न बनता है कांगड़ा शैली के हाशियों में कौन सी लिपि का आलेखन प्राप्त होता है? तो टाकरी लिपि का। नंबर 4, प्रकृति चित्रण। कांगड़ा शैली में जो प्रकृति चित्रण है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी चित्र शैली हो, चित्र शैली में वहाँ का प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो कांगड़ा का जो वातावरण है वो सुंदर अच्छा था और वहाँ पर गहरे घने और बड़े आकार के विशाल वृक्ष थे। उन विशाल वृक्षों का भी अपने चित्रों में अंकन हुआ। जैसे आगे देखो, कांगड़ा शैली के चित्रों में गहरे घने हरे भरे वृक्षों का अंकन किया गया जिनमें बड़ पीपल जैसे वृक्षों का अंकन किया गया। अर्थात यहाँ पानी का अभाव न होने के कारण अच्छे वृक्ष गहरे घने जंगल थे, उनका अंकन किया गया जिनमें बड़े बड़े पेड़ मिले, जिनमें बड़ पीपल जैसे पेड़ों का भी अंकन किया गया। नंबर 5 पर आती है चित्रांकन पशु पक्षी चित्रण। कांगड़ा शैली के चित्रों में हरियाणा जैसी नस्ल वाली गायों का अंकन किया गया, हष्टपुष्ट व मुड़े सींगों वाली बनाई गई थी। मतलब यहाँ पर पानी का अभाव न होने के कारण अच्छी नस्ल वाली गायों का अंकन किया गया। नंबर 6 पर वेशभूषा आती है विशेषता। वेशभूषा में पहाड़ी शैली में स्त्री को लहंगा, चोली, पारदर्शी दुपट्टा पहने चित्रित किया गया, अर्थात वही राजस्थानी पोशाक जैसी है, तथा विभिन्न अंगों को आभूषणों द्वारा सुसज्जित बनाया गया। पुरुषों के सिर पर कलंगीदार पगड़ी, शरीर पर जामा, नीचे चुस्त पजामा पहने हुए, कंधों पर लटकता पटका और कमर पर पेटी बनाई गई। कृष्ण को पीली धोती व सर पर मयूर पंख युक्त मुकुट पहने हुए चित्रित किया गया था। इस प्रकार अपन कांगड़ा शैली को पूर्ण करते हैं, कांगड़ा शैली की विशेषताएं करते हैं और विशेषता जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद अपन कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रों को पढ़ेंगे। तो कांगड़ा शैली के जो प्रसिद्ध चित्रों में पढ़ेंगे उन चित्रों में अपन 2 चित्रों को पढ़ेंगे, एक तो राधा कृष्ण का चित्र और एक खंडिता नायिका का चित्र पढ़ेंगे। ठीक है भाई बच्चों, आज के वीडियो में आपका धन्यवाद।